मैं गिरिराज प्रसाद मीणा, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय दौसा। समकालीन विश्व राजनीति में हमने अब तक 2 पाठ पूरे कंप्लीट करके तीसरे पाठ में चल रहे हैं और तीसरा पाठ जो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व है उसके में हमने एक वीडियो जारी कर दिया है। आज हम इसका यहाँ दूसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं। आज हम जो चर्चा करेंगे वह है वर्चस्व। क्या होता है वर्चस्व का अर्थ? देखिए, राजनीति एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है और इसमें विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने का प्रयास करते हैं, जिसके तहत ताकत में चाहे सैन्य शक्ति हो या तो इसमें क्या होता है कि वर्चस्व के अंतर्गत विश्व राजनीति में जो विभिन्न देश या देशों की समूह हैं ताकत पाने के लिए, कायम रखने के लिए वह हर प्रकार से किसी न किसी कोई न कोई प्रक्रिया में जो रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो देश हैं जो अपनी ताकतों को, प्रभुत्व को आर्थिक शक्ति, राजनीतिक स्तंभ और सैन्य शक्ति तथा सांस्कृतिक बढ़त के रूप में अपना प्रयास बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसी कारण विश्व राजनीति को समझना हम चाहें तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति या शक्ति के बंटवारे के बारे में हम बात करें तो 1945 से 1991 का दौर रहा है। इसमें अलग अलग गुटों ने शामिल जो देश थे उनके बीच ताकतों का बंटवारा था और शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ ने अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुवा थे जो सोवियत संघ के पतन के पश्चात दुनिया में मात्र एक महाशक्ति रह गई थी और उस महाशक्ति के परिणाम स्वरूप एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाए तो भौतिक दृष्टि से या भौतिकीय शब्द से ध्रुव का ये एक शब्द भ्रामक होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केंद्र हो तो उसे वर्चस्व शब्द में इस्तेमाल करना ही ज़्यादा उचित है। ये यहाँ ध्यान देने की योग्य बात है कि भौतिक शब्द में ध्रुव का एकमात्र शब्द है वो भ्रात्मक हो जाता है, इसीलिए इसमें एक शब्द को वर्चस्व के रूप में मन से जाना जाता है। और इसी के तहत हमें अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों के वर्चस्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें सबसे पहले वर्चस्व की जो स्थिति है उसको हम सैन्य शक्ति के अर्थ के रूप में जानेंगे। वर्चस्व सैन्य शक्ति में क्या है कि ये सैन्य शक्ति में वर्चस्व जो शब्द है, वर्चस्व का हेगेमनी शब्द है। हेगेमनी जो यूरोप में उस समय काम में लिया जाता था, हेगेमनी, और इस हेगेमनी का अर्थ है राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तोल से मापा गया है। सैन्य क्षमता की बनावट और तोल से मापा जाने के कारण हेगेमनी प्राचीन समय में जो यूरोप के एथेंस में इसका मुख्य आधार रखा था, उसी से ध्वनित सैन्य प्रबलता बढ़ी और यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताते हुए इस्तेमाल होता है। यहाँ सैन्य वर्चस्व जिसकी आत्मा को तो नहीं लेकिन उसके शरीर को ज़रूर पंगु बना दिया जाता है। इस प्रकार से वर्चस्व के तहत अमेरिका
कि मौजूदा जो ताकत है वो मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बड़ी चढ़ी सैन्य शक्ति है। और आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी है और बाकी देशों की तुलना में वो बेजोड़ भी है। अनूठा इसका अर्थ है कि आज अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति क्षमता को के बूते पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता रखता है अमेरिका। अपनी सेना की को युद्ध भूमि में अधिकतम से अधिकतम दूरी पर भी वो सुरक्षित रख करके दुश्मन के घर में भी वह दुश्मन को पंगु बनाने की काबिलियत रखता है। इस प्रकार से आज कोई भी देश अमेरिका सैन्य शक्ति की तुलना में उसके पासन के बराबर भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका से नीचे के जो 12 ताकतवर देश हैं वो मिलकर अपनी जो सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्चा करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा सैन्य क्षमता के लिए अकेला अमेरिका करता है। ध्यान दीजिए, अमेरिका की सैन्य क्षमता में उसके अकेला अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता के लिए इतना खर्च करता है और पेंटागन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो पेंटागन में जो बजट का एक हिस्सा होता है वो अनुसंधान और विकास के मद में अर्थात प्रौद्योगिकी का खर्च करता है। इसी प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यय नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। इसमें अमेरिका सैन्य शक्ति के अंतर्गत उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ साथ इसमें कोई शक नहीं है कि इराक पर जब अमेरिका हमले ने अमेरिका की कुछ कमजोरियां अवश्य उजागर हुई हैं, लेकिन अमेरिका इसकी जनता को अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के आगे झुक पाने में सफल नहीं हुआ। बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरह से समझने के लिए इसमें ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए वो इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवाद शक्तियों ने सैन्य शक्ति के प्रयास से ही अपने लक्ष्य जीतने, अवरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था को बहाल रखने का प्रयास किया था। इस प्रकार अमेरिका सैन्य क्षमता की कमजोरी ज़रूर है और वो कमजोरी है कि अमेरिका की सैन्य शक्ति में कि जो अमेरिका ने कहीं भी सैन्य शक्ति की क्षमता है, कमजोरी ये रही है कि जहाँ उसने अपने क्षेत्र में किसी अधिकार को लिया उस भूभाग पर वो अपना कानून बनाने में असफल रहा है, कानून व्यवस्था वहाँ बहाल नहीं कर पाया है। ये उसका मेन कमजोरी का आधार रहा है। अब अगला जिक्र हम अमेरिका का करते हैं उसका वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। ढांचागत ताकत के अर्थ में क्या है, इसका अर्थ पहले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ अर्थव्यवस्था को एक खास समझा गया है और इसका रिश्ता एक प्रकार से वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी से चलाने वाला एक ऐसा ज़रूरी आधार होता है जिसका मतलब कि चीज़ों को बनाए रखने और बरकरार रखने में देश के लिए ज़रूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा दोनों हो। अनिवार्य है वस्तुओं का उत्पादन करने और उनकी व्यवस्था को कायम करने और कायदों को लागू करने और क्षमता और इच्छा हो, और इसी के लिए वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। इससे कभी कभार देशों को फायदे की बजाय कुछ हानि भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि आज के ज़माने में दूसरे प्रतियोगी जो देश है वह वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम रखने के लिए कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ हम
वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ में कुछ आधार रखते हुए ये भी देखते हैं कि विश्वव्यापी जो सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिका भूमिका में मिलती है, वो सार्वजनिक वस्तुओं में यहाँ उन सार्वजनिक वस्तुओं का यहाँ आशय है कि ऐसी चीज़ें जिनका उपभोग पर कोई एक व्यक्ति करे, दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए, अर्थात वस्तुओं की हर जगह पूर्ति होती रहे। मांग और पूर्ति जो अर्थशास्त्र का सिद्धांत है वो यथावत बना रहे, और स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु इसके मुख्य उदाहरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण है समुद्री व्यापार, और समुद्री व्यापार में जिसे व्यापारिक जहाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों से खुलेपन के लिए बिना संभव नहीं होता है, और दबदबे वाले देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अवैध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घटता गया, किंतु अमेरिका नौसेना इस दायित्व को निभाती है। उसकी उपस्थिति में ही लगभग सारे महासागरों में रहते हुए वह अपने इस कार्य को संपन्न करती है। तो वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब जारी है, और इस वर्ल्ड वाइड वेब में इंटरनेट के माध्यम से ही व्यापार में हर प्रकार से सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम रहा, और इसको अमेरिका ने सबसे पहले इंटरनेट व्यवस्था को 1950 में लागू किया था। और इंटरनेट के आज भी इंटरनेट उपग्रहों में एक वैश्विक तंत्र का विहार है, और इसमें सबसे अधिक अमेरिका के ही उपग्रह हैं। इस प्रकार हम अमेरिका दुनिया के हर हिस्से में वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हल्के में मौजूद है, और विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका को 21% की हिस्सेदारी है। यदि विश्व व्यापार में यूरोप के संघ की अंदरूनी व्यापार व्यवस्था को शामिल नहीं किया कर लें तो विश्व के कुल व्यापार में 14% हिस्सेदारी अमेरिका की बढ़ जाती है। इस प्रकार से वैश्वीकरण के क्षेत्र में अमेरिका की इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अमेरिका को अधिक प्रबलता, उसके ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक खास शक्ल में डालने की ताकत से जुड़ी है। जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी, अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इसे विश्व में बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन व अमेरिकी वर्चस्व के परिणाम सामने आए हैं। इस प्रकार से यह अमेरिकी ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण प्रज्वलित है। अब हम इसके तीसरे क्षेत्र में वर्चस्व के बारे में जब हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो वर्चस्व का जो तीसरा क्षेत्र है वह सांस्कृतिक अर्थ है, अर्थात अमेरिका में वर्चस्व के क्षेत्र में उसका सांस्कृतिक अर्थ भी है। इसमें अमेरिका वर्चस्व के अंतर्गत यहाँ आर्थिक संदर्भ में और सैन्य संदर्भ में, सैन्य शक्ति में तो अमेरिका वर्चस्व की विचारधारा है ही, लेकिन उसकी विचारधारा या उसकी संस्कृति के संदर्भ के रूप में भी हमें विचार करना चाहिए। वर्चस्व की यह तीसरी जो व्यवस्था है वो रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है। यहाँ वर्चस्व के आशय में सामाजिक, राजनीतिक, खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी भी वर्ग को बढ़त या दबदबा का कोई प्रभुत्व वर्ग या देश अपने असर में रहने वाले इस तरह की सहमत कर सकता है कि वह दुनिया को इसे नज़रिए से देखने
जिसमें प्रभावशाली वर्ग या देश देखता हो। इसके प्रभुत्वशाली वर्ग को बढ़त और वर्चस्व कायम रहती है। विश्व के अधिकांश देशों में प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है कि प्रभुत्वशाली की बढ़त और वर्चस्व कायम होता है और राजनीति के दायरे में भी वर्चस्व के शर्त को लागू करने में स्पष्ट होता है कि प्रभुत्वशाली सिर्फ सैन्य शक्ति से ही काम नहीं होता है, वह अपने प्रतिद्वंदी और अपने से जो कमज़ोर देश है उससे व्यवहार बर्ताव को अपने मनमाफिक बनाने के लिए भी विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है। कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह के प्रभावित किया जाता है कि इसमें ताकतवर देशों का हितासाधन है और उसकी प्रबलता बनी रहे। इसी प्रकार प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और रजामंदी दोनों ही कामों से अक्सर अपने तरीके से लेते हैं, लेकिन रजामंदी का तरीका जोर जबरदस्ती के तरीके से अधिक अच्छा है। इस प्रकार से यह वर्चस्व एक आधार रहा और समाज के सपनों में 20वीं सदी में अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के भी जो प्रतिबिंब हैं वो अमेरिका संस्कृति बड़ी लुभावनी होती है और इसी कारण सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू जहाँ जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से मनवाने के लिए जो तरीके अपनाए गए हैं वो मंचाई जाती है और समय गुजरने के साथ साथ उसकी व्यवस्था हो गई है। इस प्रकार से इतना सहज लेते हैं कि अपने आसपास हर प्रकार से अपनी स्थिति को वर्चस्व के या अपने चाल चलन या व्यवहार के आधार पर हर स्थिति को वो अपने आधार में रख लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीत युद्ध के दौरान जब इस बात का आधार आया है तो शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है, तो अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में रहते हुए सोवियत संघ से बाजी मारी और सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित जो अर्थव्यवस्था थी उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली और अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में ही हासिल की। सोवियत संघ की जो स्थिति थी वो इसी के आधार पर असफल रही। इस प्रकार से सोवियत संघ का पतन हो गया और अमेरिका का वर्चस्व बरकरार रहा।